नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर से अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हिंदी की, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया को, और साथ ही साथ साहित्य के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मीराबाई को। आज क्रिया जो हमारा चैप्टर है, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोगों को मैं बताऊं, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं आती है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप लोग वहां जाओगे तो इसकी पूरी की पूरी नसें मैंने खोल रखी है क्रिया में। उससे बाहर तो बिल्कुल भी जा ही नहीं सकता जितना मैंने उसमें पढ़ा रखा है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और क्रिया को देखते हैं क्या मामला है इसका। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है क्रिया क्या है, एक विकारी है। ठीक है, अविकारी विकारी से क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है क्रिया क्या है, विकारी है। किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। के कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ें क्रिया है। क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप बोल दे, या फिर इसे बोल दे धातु, या मूल रूप बोल दे, शब्द योनि बोल दे। शब्द योनि, जहाँ से शब्द निर्मित होते हैं उसे बोलते हैं धातु। उसे क्या बोलते हैं? धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। धातु क्या होती है उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो में बता ही रखा है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। तो मूल रूप क्या है? धातु। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। अब धातु और क्रिया में क्या अंतर है हम लोग जरा जानने की कोशिश करते हैं। धातु और क्रिया में क्या अंतर है? ये होगी धातु, ये होगी क्रिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पढ़, लिख, बोल, गा, अगर मैं ऐसे ऐसे शब्द लेता हूँ तो ये तो है धातु। और अगर मैं बात करूँ क्रिया की, तो आप कहोगे कि धातु में क्या लगा दो? धातु में सिर्फ ना लगा दो, यानी क्रिया में क्या जुड़ा रहता है? ना जुड़ा रहता है। जैसे मैं बोलूँ पढ़ना, लिखना, बोलना, उठना, जागना, समझ गए? तो धातु क्या है? पढ़, लिख, बोल, गा, उठ, चल, नहा, धो, और इनमें सब में लगा दो ना, तो बन गई क्रिया। बोलना, नहाना, धोना। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी क्रिया की, तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं। दो तरीके से हम लोग क्रिया को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं व्युत्पत्ति का आधार पर, एक पढ़ते हैं किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। और दूसरी हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, कर्म के आधार पर। अक्सर क्वेश्चन क्रिया में यहीं से बनते हैं, कर्म के आधार पर। या दो प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिया के कितने प्रकार है, तो क्रिया के अगर खाली प्रकार पूछे जाए तो आपको दो आंसर लगाना है। क्रिया के कितने भेद है, दो आंसर लगाना है। लेकिन अगर बोले व्युत्पत्ति के आधार पर तो कोई फिक्स नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि 8 प्रकार है, 6 प्रकार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग सिर्फ व्युत्पत्ति के आधार पर जितनी इंपॉर्टेंट क्रियाएं वो पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक होते हैं, वो दोनों हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सकर्मक और अकर्मक, ये दोनों को हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछे जाते हैं। चलिए, व्युत्पत्ति का आधार पर सबसे पहले हम लोग क्रिया देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे जितनी इंपॉर्टेंट क्रिया को खत्म करने की। सबसे पहली जो आती है हमारी, वो आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और ध्यान रखना, जिस भी क्रिया के लिंग ज्ञात नहीं होता वो हमेशा पुल्लिंग होती है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। जिस क्रिया का लिंग पता नहीं होगा वो पुल्लिंग मानी जाती है। चलिए ध्यान से देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जब आप, प्रेरणा का मतलब क्या है? प्रेरणा देना, किसी को कहलवाना है, किसी को कहना है, किसी को कहलवा के कोई कार्य करा देना, वही क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर वो वाक्य आएंगे जिनमें आप लोग किसी को या तो काम करवा रहे होंगे, किसी पे, किसी को कह के, उससे कह के किसी और पे करवा रहे होंगे। यानी इसमें अक्सर क्या होता है? किसी से कार्य कराया जाता है, किसी से कार्य कराया जाता है। जैसे इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिया में क्या जोड़ देना है? क्रिया उठानी है, आना और वाना प्रत्यय जोड़ देना, और आपका क्या बन जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उठना, उठना, उठ प्लस आना, तो क्या हो जाएगा? उठाना। इसमें मैं कर दूं उठ प्लस वाना, तो बन जाएगा उठवाना। ठीक है, जग प्लस आना, जाग प्लस आना तो जगाना, जाग प्लस वाना
जगवाना। तो क्या क्या आ जाएगा? उठवाना, जगवाना, खिलवाना, पिलवाना, खिलाना, उठाना, जगाना, पिलाना, ये सब किस में आ जाएगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? आना और वाना प्रत्यय लगा हुआ देखना है, जिसमें भी दिख जाएंगे आप लोगों को समझ जाना प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, नंबर 2 हमारी आ जाती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसी के जैसी एक और क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं नाम बोधक क्रिया। नंबर 3 नाम बोधक क्रिया। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए दोनों को एक साथ बता देता हूँ, नाम बोधक क्या है और नाम धातु क्या है। जब आप लोग क्या करते हो, संज्ञा प्लस या सर्वनाम, दोनों में से किसी में भी, संज्ञा या विशेषण, सॉरी सर्वनाम में विशेषण, संज्ञा या विशेषण में कोई प्रत्यय लगा देते हो। ठीक है, संज्ञा या विशेषण में क्या करते हो आप लोग? कोई प्रत्यय लगा देते हो, तो वहाँ से क्या बनता है आपका? वहाँ से आपकी नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं संज्ञा से बना लूँ, संज्ञा से अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनेगी? बात, ठीक है, बात प्लस क्या आ जाएगा? आना, क्या आ जाएगा? बतियाना। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा लात प्लस आना, तो क्या आ जाएगा? लतियाना। ठीक है, लट प्लस आना, तो क्या हो जाएगा? लठियाना। ऐसी विशेषण से भी बात हो जाएगी, विशेषण से बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ रंग प्लस आना, क्या हो जाएगा? रंगाना। रंग क्या एक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद गर्म प्लस आना, गर्माना। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि रंग प्लस आना, गर्म प्लस आना, ये सारे विशेषण मैंने उठा लिए। रंग और गर्म आपका विशेषण होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने फिर आना लगा दिया, ये दिमाग में आएगा ना कि आपने आना प्रत्यय लगा दिए, तो आपने कहा था प्रेरणार्थक में आएगा आना और वाना। तो लेकिन आप लोग ध्यान से देखो, जब मैंने आपका प्रेरणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय लगाया था, उस टाइम पे आना प्रत्यय जिसमें जुड़ रहा था वो क्रिया थी, और यहाँ पे क्या है? संज्ञा और विशेषण। यहाँ पे आप संज्ञा और विशेषण में आना प्रत्यय जोड़ते हो और वहाँ पे क्रिया में आप आना प्रत्यय जोड़ते हो, यह इतना अंतर है। ठीक है, यह आ जाएगा इसमें, और इसमें 60 प्लस आना हो जाएगा, सठियाना हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे बना सकते हो। नाम बोधक क्रिया क्या है? नाम बोधक क्रिया बहुत ईजी है। नाम बोधक क्रिया में क्या करते हैं? संज्ञा या विशेषण में एक क्रिया को ऐड कर देते हैं, बस ये अंतर है दोनों में। यहाँ पे संज्ञा और विशेषण में क्या ऐड किया जाता है? मैं अलग से लिख देता हूँ इस बात को। यहाँ पे प्रत्यय को जोड़ा जाता है, संज्ञा और विशेषण में यहाँ प्रत्यय जोड़ा जाता है, यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा? क्रिया। जैसे मैं बोलूँ बात, संज्ञा से बना लेता हूँ, संज्ञा से क्या आ गया? बात। तो बात क्या है? संज्ञा, इसमें करना लिख दो बस, प्लस करना, तो क्या हो जाएगा? बात करना। ठीक है, जैसे रंग, ये हो जाएगा आपका विशेषण से। एक एक एग्जाम्पल देता हूँ दोनों का। विशेषण से रंग प्लस लगाना, तो रंग क्या है? विशेषण, और लगाना क्या है? क्रिया। बात क्या है? संज्ञा, करना क्या है? क्रिया। तो आप क्या कर रहे हो? संज्ञा में क्रिया जोड़ रहे हो, विशेषण में क्रिया जोड़ रहे हो, तो क्या आ जाएगा? रंग लगाना। ठीक है, तो अगर आपको विशेषण या संज्ञा के बाद क्रिया लगी मिल जाए तो वो किस में आ जाता है? आपका नाम बोधक में आ जाता है। तो नाम धातु और नाम बोधक में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ संज्ञा विशेषण के बाद प्रत्यय लगा मिलेगा, यहाँ संज्ञा विशेषण के बाद क्रिया लगी मिलेगी। बस इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया नंबर 4 आ जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय। जो पहले समय में हो गई हो उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि जब एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। इसकी परिभाषा ध्यान रखना, एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो वहाँ क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया।
इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है, बस आपने कुछ नहीं करना, कर लगा देख लेना। क्रिया के बाद ये शब्द मिलेगा लगा हुआ, जैसे वह खेल कर सो जाएगा, वह नहाकर दफ्तर जाएगा। ठीक है, वह नहाकर दफ्तर जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कर, सॉरी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कर, और एक क्रिया खत्म हो रही है खेल कर, खेलने की क्रिया समाप्त करेगा, सोने की क्रिया शुरू हो जाएगी, नहाने की क्रिया समाप्त करेगा, दफ्तर जाने की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्रिया खत्म हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, शुरू। यही क्या है आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। नंबर 5 आपकी आती है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, नाम से पता लग रहा है, द्वि का मतलब हो गया दो, कर्म, कर्मक का मतलब हो गया कर्म। वह क्रिया जिसमें क्या होंगे, दो कर्म उपस्थित होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, दो कर्म होंगे, एक ही वाक्य के अंदर कितने कर्म मिलेंगे, दो कर्म देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिख रहा है आशीष जी, यहाँ पे लिख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं हम लोग, पहला उदाहरण लेता हूँ द्विकर्मक का। मोदी जी ने राहुल को उपहार दिया। दे सकते कि नहीं दे सकते, कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना। मोदी जी ने राहुल को उपहार दिया। आप इसकी पहचान एक तरीके से और कर सकते हो, अगर आप लोगों को पहचान में नहीं आ रही द्विकर्मक क्रिया, आप लोगों से दो कर्म नहीं पहचाने जा रहे, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है द्विकर्मक की, कि आपको क्या और किसको, ये दो प्रश्न आपने वाक्य से करने हैं, सिर्फ ये दो, क्या और किसको, ये दो प्रश्न कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, द्विकर्मक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ मैं। पहचान क्या है, क्या और किसको, आप क्या और किसको दो प्रश्न करना, अगर इनका उत्तर मिल जाए तो समझ जाना वो कौन सी है, द्विकर्मक क्रिया है। दोनों का उत्तर मिलना चाहिए, अगर एक का मिल गया एक का रह गया तो द्विकर्मक क्रिया नहीं। देखो जैसे मैंने बोला क्या दिया, मोदी जी ने राहुल को उपहार दिया, क्या दिया, उपहार दिया, किसको दिया, राहुल को दिया, दोनों का उत्तर मिल गया। ठीक है ना। जैसे हम बोलूँ कि आदित्य सर ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, ये हो गया। तो क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, किसको पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई, दोनों का उत्तर मिल गया। तो कौन सी है, द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से और अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, आगे भी दूसरों का भी भला कीजिए, आपका तो हो ही रहा है, दूसरों का भी सहायता कीजिए ज़रूर, है ना। कि कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाह रहे बिल्कुल भी, इसलिए शेयर नहीं करते तुम लोग। देखो कंपटीशन माइंड का होता है, शेयर करने से कुछ नहीं होता, शेयर करने से पढ़ेगा भी वही बच्चा जिसको पढ़ना होगा। चाहे आप शेयर कीजिए, अगर कोई पढ़ने वाला नहीं होगा तो वैसे भी पढ़ेगा। तो आप लोगों बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, मत सोचिए कौन कितना पढ़ रहा होगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना, आप लोग बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका पूर्वकालिक क्रिया हो चुकी है, इसके बाद हम लोग करते हैं संयुक्त क्रिया को। संयुक्त क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया में नंबर कौन सा आ जाता है, 6 आ जाता है। तो संयुक्त क्रिया क्या है भाई, अब संयुक्त क्रिया है दो क्रियाओं का मेल, दो अलग अलग क्रियाओं का मेल, दो भिन्न क्रियाओं का मेल ही क्या है, संयुक्त क्रिया। अगर इसके प्रकार पूछे जाए आप लोगों से तो प्रकार कितने हैं, 11। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहीं कहीं पे 15 भी दे रखे, 14 भी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 11, आपको 11 ही आंसर लगाना है। ठीक है, संयुक्त क्रिया है क्या, दो क्रियाएं देखने को मिलेगी, एक तो मिलती है स्पष्ट देखने को, दूसरी छिपी रहती है। देखो जैसे वह पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, अब त्याग पत्र दे ही डालो। ठीक है, वर्षा प्रारंभ
होने लगी, वह पढ़ना सिखा सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिए, ठीक है। अब लोग ध्यान से देखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। वह पेड़ से गिर पड़ा, गिरना स्पष्ट क्रिया दिखाई दे रही है, लेकिन पढ़ना ये आप लोगों का ध्यान नहीं पड़ा होगा इस पर। तो दो क्रिया नहीं होगी, पहली क्रिया है, दूसरी है गिरना पढ़ना। अब त्याग पत्र दे ही डालो, देना डालना दो क्रियाएं हैं। वर्षा प्रारंभ होने लगी, होना और लगना दो क्रियाएं हैं। वह पढ़ना सिखा सकता है, सिखाना और सकना दो क्रियाएं। तो आप लोगों को यहाँ पे कितनी क्रिया देखने को मिलेगी? दो क्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है। या भारत कहाँ से कहाँ आ गया? भारत कहाँ से कहाँ आ गया। एक दिन हम लोग दुनिया पे राज करेंगे, टेंशन नहीं ली। वैसे हम भारत ने कभी राज करने की नहीं सोची, हम राज नहीं करेंगे, हम बस अपने आप को निखारेंगे। राज करना तो गलत व्यक्तियों का काम होता है, हमें राज नहीं करना, हमें तो अपने आप को निखारना है। तो भारत कहाँ से कहाँ आ गया, तो आना और गया, जाना यानी कि, तो दो क्रिया नहीं हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है भाई, इसमें आपका सहायक क्रिया बता देता हूँ। एक आपको सहायक क्रिया ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसके अंदर। अगर आपसे पूछ रहे हैं मुख्य क्रिया, मैं बताऊँ इसकी परिभाषा क्या बैठेगी? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया की सहायता करती है, नाम इसका क्या है? सहायक। तो मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता, तो इसलिए इसे बोला जाता है सहायक क्रिया, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहा था, है, हुआ जाएगा, ठीक है। सकना, चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे वह किताब, वह किताब पढ़ रहा था, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी जाता हूँ, तुम्हें खेलना चाहिए, वह लिखना सिखा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है। इन्हें देखते हैं एक बार हम लोग। देखो, वह किताब पढ़ रहा है, मुख्य क्रिया है इसमें पढ़ना, उसकी सहायता कौन कर रहा था? तो रहा था इसमें क्या है? सहायक क्रिया। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक क्रिया है? ऑप्शन दे देगा, किताब, पढ़, पढ़ रहा था या था। ये भी दे सकता है। देखो ऑप्शन कैसे देगा, था, रहा था, पढ़ रहा था, ऐसा ऑप्शन बना देगा कि आप लोग कन्फ्यूज जाओगे। या किताब, ऐसे बना देगा, वो से था लगा के चल देंगे और ये हो जाएगा गलत। भाई रहा था, ये पूरा लेना पड़ेगा। इसमें रहा हूँ, इसमें जाना तो होगी मुख्य क्रिया। देखो खेलना होगी मुख्य क्रिया, खेल मुख्य क्रिया को छोड़ के बाकी सारी सहायक क्रिया। यहाँ पे जाना मुख्य क्रिया, हूँ ये हो जाएगी सहायक क्रिया। तुम्हें खेलना चाहिए, सकता है, यहाँ पे पूरी क्रिया है। रहा है, वह पढ़ नहीं सका, वह, मैं बोलूँ वह पढ़ नहीं सका, तो सका आ जाएगा। पढ़ना मुख्य क्रिया है, सका क्या है? इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया के बाद अब लोग हम लोग आ जाते हैं कर्म के आधार पर क्रिया, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया, ठीक है। अब कर्म के आधार पर क्रिया क्या होती है? मैंने बताया आपको दो प्रकार की होती है, पहली सकर्मक और दूसरी अकर्मक। तो सबसे पहले हम किसे जानेंगे? सकर्मक को, ठीक है। सकर्मक क्रिया,
तो सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म मौजूद होता है, जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो रहता है, उपस्थित होता है, अथवा कर्म की संभावना होती है। या तो कर्म उपस्थित रहेगा या कर्म की क्या रहेगी? संभावना। दोनों बातों में अंतर है, या तो कर्म उपस्थित होगा या संभावना। सबसे बड़ी पहचान क्या है दोनों ही क्रियाओं की? या तो आप ले लो सकर्मक या ले लो आप लोग अकर्मक। तो दोनों की पहचान क्या है? आप लोग इसमें किसको, ठीक है, और क्या, ये दो प्रश्न करके देखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, देखो ध्यान से ज़रा। अगर हम बात करूँ सकर्मक क्रिया की, तो वो बोलेगा आप सबको से कि भाई जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, कुणाल खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ खेल रहा है, वह गाड़ी चला रहा है। ये कुछ एग्जांपल मैंने लिए, ठीक है। एक और मैं इसके अंदर ले लेता हूँ, गेहूं चक्की में पिस रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखना बात को। मोहन किताब पढ़ रहा है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि कर्म मौजूद है कि नहीं है, तो क्रिया तो होगी क्या? पढ़ना। किसको पढ़ रहा है? किताब को। मैंने बोला किसको या क्या? क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? किताब को पढ़ रहा है। दोनों का उत्तर मिल रहा है। तो क्या और किसको? यहाँ पे कर्म मौजूद है, सकर्मक क्रिया है। कुणाल खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना। किसको खा रहा है? खाने को खा रहा है, तो ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया। वह पढ़ रहा है तो की क्रिया, तो कर्म कहाँ गया? ये होगी सहायक क्रिया, ये हो गया सर्वनाम, तो इसमें तो कर्म है ही नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला था? कर्म की संभावना। यहाँ पे संभावना किसकी बैठती है? पढ़ने के साथ किताब ही तो पढ़ोगे, तो किताब की संभावना यहाँ पे अपने आप आ जाती है। यहाँ पे खेलना है, खेलने के साथ किसकी संभावना है? खेल की किस संभावना है, ठीक है। ऐसे में बोलूँ कि पीना, पानी पी रहा है, तो पीने के साथ में किसकी संभावना है? पानी, वह पी रहा है। ऐसे तो तुम्हारे दिमाग में शराब भी आएगी, वह पी रहा है, लेकिन पीने की संभावना किससे होती है? जल से होती है। तो या तो होगा उपस्थित या उसकी संभावना होगी। यहाँ पे तो गेहूँ चक्की में पिस रहा है, पिस तो रहा है, क्या पिस रहा है? गेहूँ। और किस में पिस रहा है? चक्की में पिस रहा है, ठीक है ना। दूसरी बड़ी बात एक और आपने ध्यान रखनी है, देखो गेहूँ चक्की में पिस रहा है, कुणाल खाना खा रहा है, ये तो आपका कर्मक में जाएगा, इसे हटा देते हैं, यह कर्मक में जाएगा। अब देखो ध्यान से, आप लोग ये भी देख सकते हो इसके अंदर कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। क्रिया का जो प्रभाव है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं इसलिए इस डिटेल में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ इसके ऊपर। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? यानी संज्ञा के ऊपर पड़ रहा है या कर्म के ऊपर पड़ रहा है। इन दोनों में से आप लोगों को एक चीज़ चेक करनी। देखो यहाँ पे पढ़ रहा है किसको? किताब को। खा रहा है किसको? खाने को। पढ़ रहा है किसको? किताब को। खेल रहा है किसको? खेल को। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से संज्ञा पे बात जा ही नहीं रही है। अब मैंने वो मिटाया ना आपका, उसमें क्या था? गेहूँ चक्की में पिस रहा है, पिस क्या रहा है? गेहूँ। तो जाके किस पे पड़ रहा था? सीधा संज्ञा पे असर आ रहा था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया उसमें से। तो बात समझ है कि क्रिया का प्रभाव का सीधा कर्म पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ ही नहीं रहा या संज्ञा पे नहीं पड़ रहा, तो किस में जाएगी? आपकी सकर्मक क्रिया में चली जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया को लेते हैं, ठीक है। अकर्मक क्रिया नंबर 2, ठीक है। कर्म के आधार पर नंबर 2 अकर्मक।
सीधी सी बात है, कर्म नहीं होगा, कर्म उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, जैसे इंक भर दो उसके आप लोग, ये ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों ने यहाँ से जितनी क्रिया मैं बता रहा हूँ वही आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ना मुझको तो डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जा सकते हो। क्रिया का मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, 5 लेक्चर में पढ़ाया मैंने, 5 लेक्चर मैंने क्रिया को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है। आप वहाँ पे जाओ, उसे पढ़ लो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं इतना डिटेल में पढ़ने की, क्योंकि आपके पास एग्जाम का टाइम बहुत कम है, आपको और भी चीज़ें पढ़नी है। और जब आपको ये और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा, फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा। अकर्मक क्रिया क्या है, कर्म नहीं होगा। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अभी लास्ट में एक बात बताऊंगा, उसमें मिस मत करना बिल्कुल भी, उसे ध्यान से देख के तब जाना है। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। दूसरा, गेहूं चक्की में पिस रहे हैं, या फिर मैं बोलूं गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहे हैं। राधा रोती है, ठीक है। चप्पू हंसता है, चप्पू हंसता है, ठीक है। वह दौड़ता है, ठीक है। ये हो गया रोना, हंसना, दौड़ना। तो ये कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अब ध्यान से देखना ज़रा आप लोग। चप्पू हंसता, हंसने का सीधा प्रभाव किसके ऊपर है, क्या हंसता है। मैंने ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, इसकी जो पहचान मैंने बोली थी, पहचान मैंने क्या बोली थी, क्या और किसको। ठीक, अगर मैं बोलूँ मोहन राम को थप्पड़ मारता है, तो मोहन राम को थप्पड़ मारता है, तो मोहन मारता है किसको, राम को। क्या मारता है, थप्पड़, तो किस में चला जाएगा, सकर्मक में चला जाएगा। सॉरी, मोहन राम को थप्पड़ मारता है, क्या और किसको, दोनों का जवाब मिल गया। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि द्विकर्मक क्रिया किस में जाती है, सकर्मक में, क्योंकि वहाँ पे आप लोग ये 2 प्रश्न कर रहे थे। तो द्विकर्मक क्रिया के सारे उदाहरण सकर्मक में जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात आता हूँ, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है, चिड़िया। देखो आकाश का कहीं नाम आ रहा है, चिड़िया क्या है, कर्ता, संज्ञा है। गेहूँ क्या है, संज्ञा है, करता है। गेहूँ क्या है, संज्ञा है, करता है। राधा भी संज्ञा, करता। चप्पू, वह, ये तो सर्वनाम हो गया। उड़ कौन रही है, चिड़िया। क्या उड़ रही है, चिड़िया। किसको उड़ रही है वो पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको, आपने देखा कि आकाश तो रह गया, तो कर्म की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब किसमें, आप देखोगे कि आकाश, आपको लग सकता है कि कर्म मौजूद हो, आपको ऐसा दिखाई देगा आकाश कर्म है, लेकिन नहीं, उड़ने का सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर है, कर्म तो छूट गया। तो ये अकर्मक क्रिया है। पिस रहा है, क्या, डायरेक्ट गेहूँ पिस रहा है, ये लो, तो चक्की तो छूट गई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गेहूँ पिस रहा है, इसका तो डायरेक्ट ही है, पिसने का सीधा प्रभाव गेहूँ पे, रोने का सीधा प्रभाव राधा पे, हंसने का सीधा प्रभाव चप्पू पे, दौड़ने का सीधा प्रभाव सर्वनाम पे। तो कहीं पे भी कर्म की आवश्यकता बनी नहीं रही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सकर्मक का कर्म क्रिया क्या है। क्या और किसको प्रश्न करो, अगर उत्तर मिल भी जाए, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक है ही आपका, और अगर उत्तर मिल भी जाए तो एक बार ये जरूर चेक करना कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे कि कर्ता पे। अगर कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा हो तो कर्मक में आएगी। मैंने बहुत ही डीपली ये बात बताई है, वरना आप लोगों को इसके अंदर कभी भी आपके डाउट कभी क्लियर नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो मैंने बताया बस वो ध्यान रखना। फिर एक और बात ध्यान रखनी है, सकर्मक और अकर्मक के लिए कुछ शब्द देता हूँ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे। सकर्मक में आपका खाना, पीना, पढ़ना, ठीक है ना, उठना, बस ये आ जाएगा। खाना, पीना, पढ़ना, ये तो कंफर्म है ही। ठीक है, खाना, पीना और उठना, ये तो आपके, और खेलना भी, इसके अंदर खेलना भी ऐड कर लेते हैं। ये तो आपके सकर्मक होते ही हैं, इन्हें तो भूल जाना। ये तो बिल्कुल रट्टा मार लो, इनके 4 के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 4 को रट्टा मान लेना, खाना, पीना, पढ़ना और खेलना, ये तो सकर्मक होते ही है। किसी भी एग्जाम, किसी भी वाक्य के अंदर अगर आते हैं तो सकर्मक माना जाएगा। दूसरा एक और इसका पहलू होता है, वो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना जरा। देखो, खेलना क्या है, खेलना, उठना, बैठना, घूमना, ठीक है,
खेलना, उठना, बैठना, खेलना हटा दो यहाँ पे, खेलना नहीं, चलना, ठीक है, उजड़ना, तोड़ना, टूटना, ठीक है। ये चलना, उठना, बैठना, घूमना, उजड़ना, टूटना। अगर आपको सीधा सीधा शब्द दिया जाता है कि इस शब्द में बताओ ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक है, तो ये सारी अकर्मक है। इनकी सकर्मक देखो कैसे बनाई जाती है। चलाना, आना बना दो इनका सबका, चलाना, उठाना, बैठाना, घुमाना, उजाड़ना और तोड़ना। क्यों ऐसा हुआ कि ये क्रिया अकर्मक मानी गई और ये क्या मानी गई, सकर्मक? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चलना तो खुद ही चल रही है, उठना खुद ही उठ रहा है, खुद ही बैठ रहा है, खुद ही घूम रहा है, खुद ही उजड़ रहा है, लेकिन उजाड़ने के लिए किसी न किसी क्रिया की, किसी न किसी बाह्य तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके उजाड़ा जा सकता है। चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके किसी चीज़ को चलाया जा सकता है, यानी कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे कर्म मौजूद नहीं है, इसलिए खुद ब खुद हो रही है। जो क्रिया खुद ब खुद होती है वो अकर्मक है, और जो क्रिया को करने के लिए किसी चीज़ की या किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया होती है। उम्मीद है समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी क्रिया में आप लोग इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप लोग कर लेते हो तो क्रिया में आप लोगों की बात बन जाएगी। अब हम लोग साहित्य के ऊपर आते हैं। उस साहित्य के अंदर हम लोग पढ़ते हैं आपका मीराबाई को, ठीक है। मीराबाई के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, मीराबाई के बारे में कुछ 4-5 रचनाएं बताऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट है बस वही ध्यान रखनी है आपने। कुछ छोटे बहुत तथ्य, इनके पिता का नाम, इनके पति का नाम, और उस बाकी चीज़ें आप लोगों को ध्यान नहीं रखनी है। चलिए, अगर मैं बात करूँ इनके जन्म की, ठीक है ना, तो अगर मैं जन्म की बात करूँ तो कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, कुड़की राजस्थान। जोधपुर, अगर मैं बात करूँ जिले वगैरह की तो जिला इसका क्या पड़ता है, जोधपुर। मृत्यु की अगर मैं बात करूँ तो मृत्यु इनकी हुई थी द्वारका में। द्वारका कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में। द्वारका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे बोलता है आपका आदि कवित्री, आदि कवित्री। इनसे ही मिलता जुलता एक नाम होता है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है, तो महादेव वर्मा को बोला जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक कवित्री भी नहीं बोला जाता है, आध्यात्मिक कवित्री की वर्तनी भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। आदि कवित्री भी नहीं बोला जाता और आध्यात्मिक कवित्री भी। गुरु की अगर मैं बात करूँ, गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, रेदास, जिनका दूसरा नाम क्या है, रविदास। रविदास भी नहीं बोला जाता है। अगर इनकी जाति पूछी जाए तो ये क्या थे, चमार, ठीक है। ये जाति आप लोगों को ध्यान रखनी है, रेदास या रविदास, ठीक है। अगर पति की बात करें हम लोग तो पति कौन थे, भोजराज, और पिता कौन थे, रतनजोत, ठीक है। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। भोजराज सिंह के देवर ने विष दे के मारने की प्रयास किया था, लेकिन मर नहीं पाई थी। वही आपका क्या होता है, विष का प्याला अमृत में कन्वर्ट हो गया था। कहा जाता है कि अंतिम दिनों में जब ये वृंदावन चली गई थी तो वहाँ पे रणछोड़ दास, जो श्री कृष्ण की मूर्ति का एक नाम होता है, रणछोड़ दास, उसमें समाहित हो गई थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनकी रचनाओं की तो रचनाएं क्या क्या है इनकी, देखो, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, गोविंद मतलब श्री कृष्ण, तो यहाँ से ध्यान है। नरसी का बात पहले वो आता था, रागनी टाइप की कैसेट्स आती थी, कहानी करके नरसी, जिसने नरसी का बात था कुछ करके, ऐसे बहुत पहले आता था, आप लोगों को तो पता नहीं, याद होगा कि नहीं। नरसी का बात, तो वैसे नरसी का मायरा, गीत गोविंद, वहाँ से ध्यान रख लेना, ठीक है। गीत गोविंद टीका हो गया। राग गोविंद, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके, राग गोविंद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों ही, गीत गोविंद टीका भी और नरसी का मायरा भी, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राग गोविंद है एक तो, और नरसी का मायरा है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद और
राग गोविंद और नरसी का मायरा। ठीक है, राग गोविंद राग सोरठा भी नहीं की है, राग सोरठा। ठीक है, भोर और बरखा। बस ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए इतना इसमें ध्यान रख लेना, बाकी इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। कृष्ण जी को अपना पति मानते थे, कृष्ण की अनन्य उपासक थी, ध्यान रखना, श्री कृष्ण की अनन्य उपासक थी, श्री कृष्ण की उपासक, उनको ये अपना पति मानती थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो बस ये चीज़ अगर आप लोगों को याद है तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्म कुड़की जोधपुर, मृत्यु कहाँ हुई? द्वारका गुजरात में। उपनाम द्वारका इसलिए चली गई थी क्योंकि श्री कृष्ण की वहाँ पे क्या है, जन्म काफ़ी उनकी कर्म भूमि आपकी गुजरात द्वारका ही रही है। तो उपनाम क्या है? आदि कवित्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रहे ना रहे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आदि कवित्री आपको ध्यान रखना है। दूसरा गुरु रविदास, इनका नाम ध्यान रखना आपने। ठीक है, पति भोजराज, पिता रतनजोत। उसके बाद रचनाओं में आपको ध्यान रखना है, एक तो राग गोविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राग गोविंद। ठीक है, एक आपका नरसी का मायरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस। और गीत गोविंद ध्यान रखना, गीत गोविंद वैसे तो जयदेव की है, ये भी ध्यान रखना, जयदेव की रचना है, लेकिन गीत गोविंद के आगे आप लगा दो टीका तो किसकी बन जाती है? मीराबाई की बन जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें थी आपकी क्रिया में और इतनी बातें थी आपकी साहित्य मीरा के अंदर। इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। अगर मीराबाई से क्वेश्चन पूछा जाता तो सिर्फ यहीं से आएगा, और उम्मीद करता हूँ क्रिया के अंदर जितना मैंने पढ़ाया उससे बहुत ही कम चांसेस है कि बाहर चला जाएगा। बस आप लोग इतना कर लेना। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।